हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, फंक्शन सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू फंक्शन के बारे में स्टडी किया था और उसके साथ में हमने डोमेन एंड रेंज के ऊपर क्वेश्चंस देखे थे, डोमेन एंड रेंज को स्टडी किया था। सो आइए आज हम इस वीडियो में फंक्शंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। हमें कुछ यहाँ पे रिलेशंस दिए हुए हैं, सो हमें ये पता करना है कि कौन से मेरे ऐसे रिलेशन होंगे जो फंक्शन होंगे, और अगर कोई रिलेशन मेरा फंक्शन है तो उसकी फाइंड डोमेन एंड रेंज, हमें उसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो देखिए मेरा पहला एग्जांपल है ए बी कॉमा बी सी सी डी और डी ई। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर रिलेशन को स्टडी करूं तो आप यहाँ पे देखिए कि हर पर्टिकुलर एलिमेंट की केवल एक ही इमेज है सेट बी में, जैसा कि हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो देखिए ए की इमेज है बी, बी की इमेज है सी की इमेज है डी और डी की इमेज है ई। और यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी दो इमेज हो सेट बी के अंदर। तो ये मेरा फंक्शन होगा, यस इट इज अ फंक्शन, ये मेरा फंक्शन होगा। और अगर मैं बात करूं इसकी डोमेन की, तो जैसा कि हमने बताया था कि डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यूज हो जाएंगी ए बी सी डी। तो मेरा जो डोमेन हो जाएगा यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी हो जाएगा। और अगर मैं इसके रेंज की बात करूंगा तो जो मेरा रेंज हो जाएगा वो बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई हो जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स मेरा डोमेन हो जाएगा और सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स मेरा रेंज हो जाएगा। सो ये मेरा फंक्शन क्वालिफाई हो रहा है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, ये क्या कह रहा है 1,2 3,1 1,3 4,1। सो स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइए कि क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 की इमेज 2 भी आ रही है और 1 की इमेज 3 भी आ रही है। अब एक एलिमेंट की दो इमेज तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर वो एक एलिमेंट की दो इमेज है तो वो फंक्शन नहीं होगा, इसलिए ये मेरा फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये मेरा क्या होगा, नॉट अ फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक एलिमेंट जो 1 है उसकी दो इमेज आ रही है, इसलिए दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब मैं अपना तीसरा एग्जांपल लेता हूं जो है 2,1 4,2 6,3 8,4 10,3 14,7। तो यहाँ पे देखिए हर एलिमेंट की केवल एक ही इमेज है सेट बी के अंदर। 2 की इमेज है 1, 4 की इमेज है 2, 6 की 3 है, 8 की 4 है, 10 की 3 है, 14 की 7 है। तो हर एलिमेंट की केवल एक ही इमेज आ रही है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये भी मेरा एक फंक्शन होगा। दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, ये भी मेरा फंक्शन है। और अगर ये फंक्शन है तो फिर मुझे इसकी डोमेन और रेंज भी निकालनी है। तो देखिए सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हमने क्या पढ़ा था अभी, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट डोमेन हो जाएगा। देखिए 2 4 6 8 10 14 ये मेरे सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हो जाएंगे, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 14। तो ये मेरी डोमेन हो जाएगी सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। और अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 7। तो ये मेरी रेंज हो जाएगी। सो इन दिस वे मेरे पास कोई भी अगर रिलेशन दिया हुआ है तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि वो रिलेशन एक्चुअली में मेरा फंक्शन होगा कि नहीं होगा, और फिर मैं उसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट कर सकता हूं। सो स्टूडेंट्स काइंडली राइट दिस इन योर नोटबुक एंड नाउ वी विल मूव अहेड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स नाउ वी मूव टू अवर सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। ए मेरे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है -2 -1 1 और 2, और fx मेरा आउटपुट है जिसका वैल्यू है x, 1/x, यानी कि जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर आएगा सेट का वो आएगा मेरा x, 1/x। सो देखिए x, 1/x जो है मेरा वो मेरे fx की वैल्यू है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे x रखूंगा इनपुट में, अगर मैं इनपुट में x रखूंगा तो मेरे को 1/x मिलेगा मेरे आउटपुट में। कहने का मतलब ये है मेरा। तो देखिए मेरा पहला एलिमेंट है -2। अब अगर x में -2 रखूंगा तो मुझे y क्या मिलेगा, -2 रखने पे मुझे -1/2, ये मेरा सेकंड एलिमेंट हो जाएगा y, क्योंकि y देखिए 1/x है। फिर अगर मैं एलिमेंट रखूंगा -1, सो मेरा जो एलिमेंट है अगर मैंने -1 रखा तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, -1/x। तो ये भी मेरे पास क्या हुआ, मेरे को -1 के केस में तो मुझे -1 ही मिलेगा। फिर अगर मैं 1 रखूंगा तो मुझे 1 मिलेगा। और अगर देखिए मैं 2 रखूंगा, अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा तो पहला एलिमेंट 2 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट है 2 का रेसिप्रोकल, यानी कि वो क्या हो जाएगा 2, 1/2। सो ये जो मेरे चार एलिमेंट हैं
-2 के करस्पॉन्डिंग देखिए -1/2 हो गया, -1 के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ और नहीं होगा इसलिए -1 ही हो गया, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 हो गया और 2 के करस्पॉन्डिंग मेरा 1/2 आ गया। तो ये मैंने क्या करे, अपने एलिमेंट्स की लिस्टिंग कर ली कि जो मेरा फंक्शन होगा उसकी लिस्टिंग ये हो जाएगी, जो मेरे फंक्शन की लिस्टिंग है। अब मैं अगर इसकी बात करूं कि सेट ऑफ ऑल डोमेन की मेरा डोमेन क्या होगा, तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट देखिए -2 -1 1 और 2। तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूंगा तो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, आप लोग मेरे साथ रहिए, बताइए -2, -1 1, 2। तो देखिए ये तो मेरा डोमेन हो गया क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट था। अब मैंने यहाँ पे सेकंड एलिमेंट भी निकाल लिया है, तो मेरी रेंज क्या हो जाएगी, देखिए मेरी रेंज हो जाएगी यहाँ पे सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, देखिए -1/2 -1 1 और 1/2। सो -1/2 -1 1/2। तो ये मेरी डोमेन हो गई, ये मेरी रेंज हो गई, क्योंकि फंक्शन मेरा रेसिप्रोकल फंक्शन था। तो देखिए यहाँ x ऊपर है, y में x नीचे आ गया, -2 के करस्पॉन्डिंग -1/2, -1 के करस्पॉन्डिंग -1, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग 1/2। अब ये बताइए, देखिए डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब मुझे पता करना है कि इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो आप देखिए हमने क्या स्टडी किया है कि फंक्शन तभी होता है जब मेरे पास x के एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होगी y के अंदर। ठीक है, आप मेरे साथ रिपीट करिए, क्या करिए, रिपीट करिए कि जब x के एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होगी y के अंदर, वो तभी फंक्शन कहलाएगा, वरना फंक्शन नहीं होगा। तो यह देखिए -2 की इमेज है -1/2, -1 की 1 है, 1 की 1 है, 2 की और 1/2 है, यानी कि यहाँ पे तो हर एलिमेंट की अलग इमेज आ रही है। तो इज दिस रिलेशन ऑफ फंक्शन, तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, कि ये रिलेशन मेरा फंक्शन है। सो स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। काइंडली नोट द सॉल्यूशन इन योर नोटबुक। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। fx = ax + b, मेरे पास में एक फंक्शन fx है जो डिफाइंड है ax + b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, a और b मेरे यहाँ पे इंटीजर्स हैं। और देखिए मुझे यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है कि अगर मैं यहाँ पे इनपुट में -1 रख रहा हूँ तो मेरे पास आउटपुट में -5 आ रहा है, यानी कि f ऑफ -1 मेरे पास -5 है और f ऑफ 3 मेरे पास 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जो इक्वेशन है fx = ax + b, इसमें मेरे दोनों पॉइंट सेटिस्फाई होंगे -1, -5, यानी कि अगर मैं इनपुट में -1 रखूंगा तो मेरे को आउटपुट में क्या मिल रहा है, -5 मिल रहा है, जो कि मैं यहां से कह सकता हूं। और दूसरा है कि अगर एक पॉइंट मेरा 3, 3 भी होगा, क्योंकि जब इनपुट में मैंने 3 रखा तो मेरे को आउटपुट में वापस 3 मिला। तो अगर मैं अपनी ये जो इक्वेशन है fx = ax + b, यहाँ x और fx की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास a और b की दो इक्वेशन आ जाएंगी। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। तो भाई fx = क्या है, fx = ax + b है, fx = ax + b है। अब मैं -1, -5 इसके अंदर रख दूंगा, -1, -5 पुट इन इक्वेशन में रख देता हूं मैं। सो -5 = a × -1 + b, मैंने fx की जगह -5 रख दिया और x की जगह -1 रख दिया। सो -5 = -a + b, ये मेरी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मैं इसी में दूसरा पॉइंट रख देता हूँ 3, 3 को मैं कर देता हूँ पुट 3, इन द इक्वेशन। अब मैं इक्वेशन के अंदर 3, 3 को रख दूंगा। तो देखिए अब क्या इक्वेशन हो जाएगी मेरी, इक्वेशन मेरी हो जाएगी 3 = 3 × a + b। तो ये देखिए ये मेरी दो इक्वेशन आ गई हैं। एक इक्वेशन है -a + b = 5, दूसरी इक्वेशन है 3a + b = 3। Now what we will do? Now we will solve this equation simultaneously. What we will do? We will solve simultaneously. और स्टूडेंट देखिए हमने अपने जो प्रीवियस क्लासेस थी उसके अंदर हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। तो देखिए 3a + b = 3 और -a + b = -5। तो ये मेरी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे अगर मैं साइन रिवर्स करता हूं प्लस माइनस प्लस, तो देखिए मेरा b से भी कैंसिल हो जा रहा है। 4a = 8 और a की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या आ जा रही है 2। मेरी a की वैल्यू देखिए मैंने साइमल्टेनियस सॉल्यूशन से 2 निकाली और इसको मैं पुट कर देता हूं। तो -5 = -a + b
ये मेरी इक्वेशन है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ ए, मैं ए की वैल्यू को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रख देता हूं। सो -5 इज इक्वल टू -2 प्लस बी, और b मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे -3 जब मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो मेरे को a और b निकालने थे, मैंने दोनों निकाल लिए हैं। a की वैल्यू 2 आ गई है और b की वैल्यू -3 आ गई है। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि मेरे पास फंक्शन था f(x = ax + b) और दो पॉइंट थे f-1 = -5, f3 = 3। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे fx इस इक्वेशन में पहले -1, -5 रख के एक इक्वेशन निकाल ली, फिर मैंने 3, 3 रख के दूसरी इक्वेशन निकाल ली, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -3 आ गई। तो जो इसका मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा a = 2, b = -3। तो स्टूडेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बेस काफी क्वेश्चंस हमें और आगे हम अटेम्प्ट भी करेंगे। और स्टूडेंट्स वी मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f(x = 5x² + 2) और यहाँ हमें तीन चीजें निकालनी है। पहले तो फाइंड f3 करना है, फिर सेकंड में हमें f3 × f2 करके उसे फाइंड करना है, और तीसरे में हमें x फाइंड करना है अगर fx की वैल्यू 22 गिवन है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले पार्ट को कैसे करेंगे, देखिए f3 अगर मुझे निकालना है तो मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा उसे, f(x = 5x² + 2) है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुट x = 3, मैं x की जगह पे 3 पुट कर देता हूं। तो देखिए f(3) क्या हो जाएगा मेरा, 5 × 3² + 2 यानी कि 5 × 3 = 9 + 2 यानी कि 47। तो f3 मेरा क्या हो जाएगा, f3 मेरा निकल के आ जाएगा यहाँ पे 47, क्योंकि मैंने जस्ट इक्वेशन में उसको पुट कर दिया है। अब मुझे सेकंड पार्ट के लिए मुझे f3 तो है, मुझे f2 और निकालना है। सो अगर मैं f2 की बात करूं तो क्या आ जाएगा, 5 × 2² + 2 यानी कि 2 to the 4, 5 4 the 20 + 2। तो f2 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो f2 मेरा क्या आ जाएगा, f2 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 22, f3 मेरा 47 हो गया और f2 यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे 22 हो गया। सो दिस इज माई f3, दिस इज माई f2। नाउ आई जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस, नाउ जस्ट आई हैव टू मल्टीप्लाई करूंगा तो 47 × 22, और मेरे को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 1034, विच इज इक्वल टू f3 × f2। तो इस तरह से मैं अपना इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा, f3 × f2। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि fx की वैल्यू 22 है और मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली fx तो मेरा 22 है इज इक्वल टू इक्वेशन हो जाएगा 5x² + 2 यानी कि 22 - 2 = 5x²। इस 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले गया यानी कि 5x² की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 20, x² की वैल्यू मेरे पास में 4 आएगी। और स्टूडेंट्स हमने ये स्टडी किया था कि अगर मेरे पास किसी चीज का स्क्वायर है और बाद में उसका अंडर रूट करता हूं तो मेरे पास दो वैल्यू आएंगी, यानी कि x की वैल्यू जब मैं यहाँ पे करूंगा तो मेरे पास x के दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, +2 और -2। सो बोथ विल बी द सॉल्यूशन। इन दिस वे स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। f3 की वैल्यू आ रही है 47, f2 की वैल्यू आ रही है 22 और दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 1034 और फाइनली x की वैल्यू जब हमने निकाली तो आ रही है हमारी +-2। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू पर्टिकुलर क्वेश्चंस। हमें दो फंक्शंस हैं जिनकी डोमेन पता करनी है। पहला फंक्शन है x² + 2x + 1 / x² - 8x + 12, इसकी डोमेन हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या स्टडी किया था कि अगर मेरे पास p/q की फॉर्म में कोई फंक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कि मेरा जो डिनोमिनेटर पार्ट है, जो मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट है वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो गया तो ये जो मेरा फंक्शन है कैसा हो जाएगा, ये मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज ही लूंगा। तो देखिए अब मुझे अगर डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं चाहिए, यानी x² - 8x + 12 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कि ये जो वैल्यू है मेरी ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स करता हूं तो देखिए मेरे 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, x² - 6x - 2x + 12 नॉट इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा x - 6 - 2, x - 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और मेरे यहाँ पे दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 and 6। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर मैं x की वैल्यू को 2 रखूंगा या 6 रखूंगा
तो मेरा डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा और मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने स्टूडेंट्स डोमेन के लिए क्या पढ़ा था कि सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यू जिसके लिए मेरा फंक्शन डिफाइंड होता है, मेरा फंक्शन डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड नहीं होता, वो सारी वैल्यूज मेरी डोमेन का पार्ट होंगी। तो यहाँ पे 2 और 6 को अगर मैं छोड़ देता हूं तो बाकी सारी वैल्यूज के लिए मेरा फंक्शन डिफाइंड होगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं स्टूडेंट्स की जो मेरा डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर्स होगा और उसमें से मैं 2 और 6 को क्या करूंगा, 2 और 6 को मैं सेपरेट कर दूंगा, बिकॉज 2 और 6 के लिए मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो पूरी सारे नंबर मेरे आ जाएंगे, बस ये 2 नंबर को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। सो दिस विल बी माय पर्टिकुलर डोमेन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था पहले पार्ट का सॉल्यूशन। अगर मैं सेकंड पार्ट की तरफ बात करूं तो देखिए यहाँ तो मेरा खाली न्यूमरेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट तो यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं है। तो मेरे पास ये फंक्शन सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा। तो इसका सॉल्यूशन तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है कि जो इसका डोमेन होगा वो होगा मेरा ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि जो मेरा पर्टिकुलर फंक्शन है वो सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए मेरा फंक्शन डिफाइंड ना हो। सो ये स्टूडेंट्स ये 2 फंक्शंस थे। हमने न्यूमरेटर अगर खाली पर्टिकुलर फंक्शन है जिसमें खाली न्यूमरेटर पार्ट है उसकी डोमेन भी निकाल ली, और अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है तो इसकी डोमेन भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप खुद सोचिए कि डिनोमिनेटर में कोई और चीज अगर होती तो हम कैसे करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं एक थर्ड पार्ट लेता हूं कि भाई 1/x-4 है। अब अगर मुझे इसका डोमेन निकालना है तो आप खुद बताइए कि क्या होगा डोमेन। भाई डोमेन तो तभी होगा जब ये पार्ट 0 नहीं होगा। बताइए 0 नहीं होना चाहिए ना, यानी x-4 की जो बात है मेरी, x-4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x शुड नॉट बी इक्वल टू 4। मतलब x की वैल्यू जब भी 4 होगी तभी फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो डोमेन की बात करूंगा तो रियल नंबर आ जाएंगे और 4 को मैं क्या करूंगा, 4 को मैं यहां से माइनस कर दूंगा। सो इन दिस वे हम आपको ये बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास में फंक्शन डिनोमिनेटर में है तो उस केस में मैं डोमेन कैसे निकालूंगा। डिनोमिनेटर पार्ट में जो भी पॉइंट्स पे, जिस भी पॉइंट पे मेरा फंक्शन 0 हो रहा है उन पॉइंट्स को मैं एलिमिनेट कर दूंगा अपने रियल नंबर में से और वो मेरा डोमेन हो जाएगा। जैसे पहले केस में 2 और 6 को माइनस कर दूंगा, थर्ड केस में मैं 4 को माइनस कर दूंगा। सो दिस इज अनदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग डोमेन। तो ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज वेयर f(x) = x-3/2x+1। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में स्टडी किया था, ये उसका जस्ट थोड़ा सा एक्सटेंशन वाला पार्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई 2x+1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज जो डिनोमिनेटर पार्ट है शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब देखेंगे तो 2x शुड नॉट बी इक्वल टू -1, x शुड नॉट बी इक्वल टू -1/2। सो अगर x की वैल्यू मेरी -1/2 है तो ये फंक्शन मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए अगर मैं डोमेन की बात करूंगा तो देखिए मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स हो जाएंगे और इसमें से मैं -1/2 को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, -1/2 नहीं रहेगा। अब पहले तो हमने डोमेन निकालना सीखा, अब हम ये देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम रेंज कैसे निकालते हैं। तो इसको y एज्यूम कर लीजिए। हम क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन है उसको y ले लेते हैं, x-3/2x+1। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये y का फंक्शन है जो हमने x की टर्म्स में लिखा है। अब हम x का फंक्शन लिखेंगे y की टर्म्स में, सो दैट हम ये फाइंड आउट कर सकें कि हमारा जो फंक्शन है वो उसकी रेंज कहां पे होगी। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, y × 2x+1 = x-3। मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, 2xy + y = x-3। मैंने यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई को किया है। फिर अब मैं करूंगा 2xy - x इधर ले जाके मैं y उधर ले जाऊंगा, -y - 3, और यहां से मैं x को कॉमन ले लूंगा, 2y - 1 = माइनस कॉमन लेके y + 3 और x = -y + 3/2y - 1। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि देखिए यहाँ पे y की इक्वेशन है जो x के रेस्पेक्ट में है, और यहाँ पे मैंने जस्ट उल्टा कर दिया है, x की इक्वेशन मैंने y के रेस्पेक्ट में बना ली है। और अब इससे मैं बहुत क्लियरली एक बात बता सकता हूँ कि जो मेरा फंक्शन है, जो मेरा y है, y की वैल्यू अगर मेरी 0 हो जाएगी तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए 2y - 1 जो है मेरा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि 2y शुड नॉट बी इक्वल टू 1, और y की वैल्यू जो है मेरी 1/2 नहीं हो सकती।
कहने का मतलब ये है कि जो मेरा आउटपुट है वो कभी भी हाफ के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरा आउटपुट हाफ के बराबर हुआ तो मेरा जो इनपुट है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां से जैसे मैंने डोमेन में किया था सेम पार्ट में रेंज के लिए करूंगा कि जो मेरी रेंज यहाँ पे हो जाएगी, जो मेरी रेंज हो जाएगी वो रियल नंबर्स हो जाएगी, बस उसमें से मैं 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स 1/2 के लिए तो मेरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, इसलिए मेरी रेंज में से मैं 1/2 माइनस कर दूंगा। तो मेरी डोमेन हो गई r माइनस माइनस 1/2। और अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करूं तो ये r माइनस 1/2 ये मेरी यहाँ पे रेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से हम डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो आज हमने काफी क्वेश्चंस डोमेन और रेंज के ऊपर स्टडी किए, रिलेशन के ऊपर स्टडी किए। सो अगर आपके पास में एनसीईआरटी बुक है या अगर आपके पास में ML अग्रवाल वाली बुक है, सो आप बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को करने में, खासतौर से डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन को करने में कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल बी देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू। सो काइंडली नोट दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज रिटन ऑन द बोर्ड। वीडियो को अच्छे से याद करिएगा, समझिएगा। और अभी हम आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल ब्रिंग मोर वीडियो इन दिस फंक्शन सीरीज। ओके, थैंक यू।